हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोरकू जनजाति का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे अपन कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति आश्रिक वंश से संबंधित है। कोरकू जनजाति कौन से वंश से संबंधित है? तो कोरकू जनजाति आश्रिक वंश से संबंधित है। कोरकू जनजाति अपने आप को रावण का वंशज तथा अपनी उत्पत्ति महादेव से हुई ऐसा मानते हैं। क्या है? कोरकू जनजाति अपने आप को रावण का वंशज मानती है और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो महादेव से हुई ऐसा मानते हैं। ठीक है, कोरकू जनजाति अपनी उत्पत्ति महादेव द्वारा उत्पन्न किए गए ऐसा मानते हैं। ये अपनी उत्पत्ति का पैतृक स्थान क्या है? ये अपनी उत्पत्ति का पैतृक स्थान सावलीगढ़ या फिर भैरवगढ़, जो कहाँ पर है, बैतूल जिले में आते हैं, वहाँ पर मानते हैं ये कि हमारी उत्पत्ति का पैतृक स्थान है सावलीगढ़ या फिर भैरवगढ़ है। कोरकू जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? सतपुड़ा के घने जंगलों में है। ठीक है, कोरकू जनजाति का निवास स्थान सतपुड़ा के घने जंगलों में है। तो इसके अंतर्गत सतपुड़ा में कौन कौन से जिले आते हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में इधर कौन से जिले आते हैं? तो वो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिला आता है, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर और पांडुरना, ये जिले आते हैं। इन जिलों में कोरकू जनजाति निवास करती है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के मध्य तथा दक्षिणी जिले हैं। क्या है? यह मध्य प्रदेश के मध्य में या फिर दक्षिणी जिले हैं जहाँ पर कोरकू जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश के अलावा कोरकू जनजाति महाराष्ट्र के अकोला, मेलघाट और मोर्शी में भी निवास करती। क्या है? मध्य प्रदेश के इन जिलों में तो निवास करती है, परंतु महाराष्ट्र के अकोला, मेलघाट और मोर्शी में भी कोरकू जनजाति निवास करती है। ठीक है, अब आगे वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति की संख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? तो 5 लाख से 5 लाख के लगभग है। वर्तमान में कोरकू जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 5 लाख के लगभग है। वन संस्कृति से इसका गहरा संबंध है। क्या है? इनको वन संस्कृति से इनका गहरा संबंध है। वन देवता, वन देवी का पूजक यह समाज अत्यंत विवेकशील और भोला भाला होता है। क्या था? वन देवता और वन देवी की पूजा करते हैं और यह समाज अत्यंत ही विवेकशील और भोला भाला होता है। ठीक है, अब इनका रंग रूप पढ़ते हैं कि कोरकुओं का रंग रूप किस प्रकार का होता है। तो साधारण कोरकुओं का रंग काला होता है तथा लंबी आंखें काली होती है, नाक कुछ चपटी, नथुने फूले हुए और होठ मोटे तथा चेहरा गोल होता है। ठीक है, इनकी जो शरीर है वो हुष्ट पुष्ट होता है अर्थात तंदुरुस्त होता है। इसके गालों की हड्डियां ऊपर उठी हुई होती है। इनकी औसत ऊंचाई गोंडों से अधिक तथा बाल घुंघराले होते हैं। ये अपने बालों में तेल साबुन का प्रयोग न करके काली मिट्टी से ही अपने बालों को धोते हैं। कोरकू जनजाति के लोग अलाव जलाकर आग के सहारे बरसात और सर्दी का मौसम निकालते। अलाव अर्थात आग जलाकर ये सर्दी और क्या बरसात का मौसम निकालते हैं। आग के सहारे रहने से पेट पे बड़े बड़े काले निशान पड़ गए। क्या है? आग के सहारे रहने के कारण इनके पेट पर काले और बड़े निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोरकुओं के जाति गोत्र। अब जाति गोत्र कितने प्रकार के? तो कोरकू जनजाति के जाति गोत्र अर्थात 4 समूह में पाई जाती है। इनके जो जाति गोत्र है वो 4 समूह में पाई जाती है। रूमा, पोतड़िया, दुलरिया और बोवई या बंदोरिया, ये 4 इनके जाति गोत्र है कोरकू जनजाति के। तो इनके कुल 36 गोत्र है। ये तो जाति गोत्र कितने हैं? 4 है और इनके जो गोत्र है वो कितने हैं? तो इनके गोत्र है 36। और इसमें से आपको मुख्य मुख्य बताती हूँ कि ये अपने गोत्र किस किस नाम से जानते हैं। तो जैसे वृक्ष के नाम से भी अपना गोत्र बना सकते हैं, पशु पक्षी के नाम से भी, दिन रात और वार के नाम से भी, और घास और मिट्टी के नामों पर भी आधारित होते हैं इनके गोत्र होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको जाति गोत्र बताया, तो जाति गोत्र में जो बावरिया है वो कोरकू, ये जो बावरिया गोत्र के जो होते हैं ना, ये कहाँ पर निवास करते थे? बैतूल जिले में निवास करते हैं ये। और ये बंदोरिया गोत्र वाले कहाँ पर निवास करते थे? ये पचमढ़ी के कोरकू है, पचमढ़ी में ये निवास करते। और रूमा गोत्र वाले कहाँ पर निवास करते थे? महाराष्ट्र के कोरकू है ये। तो बावरिया कहाँ के है? बैतूल के कोरकू है, बंदोरिया पचमढ़ी के कोरकू और रूमा है जो महाराष्ट्र के कोरकू है। अब इनके गण किन आधार पर होते हैं? तो जाति के आधार पर कोरकुओं के 4 गण होते हैं। क्या है? जाति के आधार पर कोरकुओं के 4 गण निर्धारित किए गए। तो आगे पढ़ते हैं अपन कि इनके जो गण है वो कौन कौन से हैं। अब इनके गण पढ़ते हैं और इनका गणों का जो होता है वो स्वभाव किस प्रकार है। तो इनका गण है कोरो, राक्षस, सराकू, बाना, ये 4 इनके गण है। क्या है? कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। तो कोरो क्या होता है? कोरो एक आदमी होता है। ठीक है, कोरो क्या है? आदमी होता है जो क्या करता है? ताजा और शुद्ध मांस खाने वाले होते हैं। जो लोग रहते हैं ना, वो जो कौन से कोरो गण के होते हैं, तो वो क्या करते हैं? शुद्ध और ताजा मांस खाते हैं। और जो राक्षस या फिर उसे शैतान भी कहते हैं, जो राक्षस गण वाले होते हैं वो क्या करते हैं? सड़े गले पशु पक्षियों का मांस खाने वाले होते हैं। जो राक्षस गण वाले होते हैं वो क्या करते हैं? सड़े गले और पशु पक्षियों का मांस खाने वाले होते हैं। और सराकू क्या होते हैं? ये बंदर होते हैं। सराकू गण वाले क्या होते हैं? बंदर होते हैं जो क्या कहते हैं? भाजी पाला या फिर फल सब्जियां ये खाने वाले होते हैं। ठीक है, अब बाना क्या होता है?
बाना एक रीछ होता है, रीछ है ना, बाना क्या होता है, एक रीछ होता है जो क्या करता है, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाला होता है। क्या करता है ये, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाला। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। तो ये क्या करते, कोरो क्या करते, ताजा मांस खाने वाले, राक्षस जो सड़े गले और पक्षियों का मांस खाने वाला था, सराकू जो भाजी पाला खाने वाला, और बाना होता वो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने वाला होता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं अपन, गोत्र चिन्ह एक निषेध है। अब इनके गोत्र चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो कोरकुओं के गोत्र चिन्ह का अध्ययन बड़ा ही रोचक होता है। जो कोरकू है ना, उनके जो गोत्र है ना, उनके चिन्हों का अध्ययन करना बड़ा ही रोचक है। मानव समीपस्थ वातावरण से प्रभावित है। क्या है, मानव के जो समीप, जो आसपास जो वातावरण है उससे प्रभावित है। जो इनके गोत्र है वो इनसे प्रभावित है। कोरकू व्यक्ति अपने गोत्र चिन्ह की पूर्ण सुरक्षा और सम्मान करता है। क्या है, कोरकू व्यक्ति जो अपना गोत्र चिन्ह है उसकी पूर्ण सुरक्षा भी करता है और उसका सम्मान भी करता है। जिस जन समूह का जो गोत्र चिन्ह है ये उनका कभी भी नाश नहीं करते। क्या है, जिस व्यक्ति का या जिस जन समूह अर्थात जिन लोगों का यह गोत्र चिन्ह होता है वो उनका कभी भी नाश अर्थात उनको नष्ट नहीं करते हैं। जंगल में जब वह अपने गोत्र चिन्ह को देखते हैं तो उसे नमस्ते करते हैं। क्या है, यदि किसी का गोत्र, उदाहरण के लिए किसी का गोत्र पशु पक्षी, कोई से भी पक्षी हो गए या पशु हो गए और जंगल में जाते समय उन्हें वो दिखे तो वो उनको क्या करते हैं, नमस्ते भी करते हैं। कोरकू अपने गोत्र चिन्ह की पूजा भी करते हैं। कोरकू अपने गोत्र चिन्ह की भी पूजा करते हैं। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। और क्या करते हैं, गोत्र चिन्हों को वह टोटम के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, कोरकुओं में जो गोत्र चिन्ह है उनको टोटम के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। टोटम अब क्या होता है वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि टोटम क्या है। अर्थात कोरकू जनजाति टोटम से बंधी हुई है, अपनी जाति के टोटम को शरीर पर गुदवाती है। टोटम का अर्थ आता है टैटू, मतलब वो शरीर पर जो भी अपना उनका गोत्र होता है उसको क्या करती, शरीर पर गुदवाती है, तो उसको ही बोलते हैं टोटम। ठीक है, सिडोली मंडो पवित्र, सिडोली मंडो का मतलब होता है पवित्र स्थान पे गोत्र चिन्हों को उकेरती है। अर्थात जो सिडोली मंडो है ना वो पवित्र स्थानों पर अपने गोत्र चिन्हों को बनाते हैं। काली मिट्टी से उस स्थान को नहीं लिपते और काली मिट्टी से उस स्थान को नहीं लिपती। कोरकू जनजाति में ऐसी मान्यता है कि उनके गोत्र चिन्ह हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। इनका मानना है कि हमारे जो गोत्र चिन्ह हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, इनके जन्म संस्कार पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अब जन्म संस्कार पढ़ते। गर्भवती कोरकू महिला यथासंभव अंतिम समय तक अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहती है। अर्थात उसका जब तक प्रसव नहीं होता है तब तक वो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहती है। प्रसूता के बाद 1 सप्ताह तक आराम करती। क्या है, बच्चे के जन्म के बाद वो 1 सप्ताह तक आराम करती। शिशु जन्म के बाद 3 या 5वें दिन बच्चे की नाल पृथक की जाती है। अर्थात शिशु जन्म के 3 या फिर 5वें दिन बच्चे की नाल काटी जाती। उस दिन दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे हसिया अर्थात दराती, थाली, लोटा, ग्लास, कुदाली आदि दिखाई जाती है। ठीक है, आगे प्रसूता सभी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है तथा स्थानीय महिलाएं शिशु को देखकर यह प्रयत्न करती है कि नवजात शिशु किस पूर्वज की आत्मा है। क्या है, प्रसूता क्या होती, सभी महिलाएं जो भी आ रखती उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है तथा स्थानीय महिलाएं वो शिशु को देखकर यह बताने का प्रयत्न करती है कि नवजात शिशु किस पूर्वज की आत्मा है। कोरकुओं में नामकरण संस्कार किस प्रकार से होता है। नामकरण संस्कार में यदि कोई लड़की जन्म ली तो उसे 3रे दिन उसका नामकरण संस्कार करते और यदि लड़के का जन्म हुआ तो 5वें दिन उसका नाम का संस्करण करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है, अब इनका नाम पैदा हुए दिन के आधार पर रखा जाता है। जो कोरकुओं में जो बच्चे होते हैं ना उनके जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन उस दिन के नाम के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, बुधवार के दिन हुआ यदि कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम बुधवार रख देंगे। ठीक है, आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।